हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है दादी और उनका प्यारा सा मोती। आप सबको बहुत अच्छी लगेगी यह कहानी। शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे परिवार रहा करते थे। उसी परिवार में से एक घर दादी का भी था, जिसमें दादी, उनका बेटा रामू और उनकी बहू बबीता और उनका प्यारा सा पोता राघव और उनकी प्यारी सी पोती सोनम रहा करती थी। और उन्हीं के साथ उनका एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता मोती भी रहता था। दादी मोती से बहुत प्यार करती थी और पूरा परिवार ही मोती को बहुत प्यार करता था, चाहता था उसे। और मोती भी पूरे गांव की देखभाल करता था, इसीलिए मोती सबका प्यारा बन चुका था। दादी जब भी खेतों में जाती तो मोती को अपने साथ लेकर जाती। इसी तरह मोती को हर चीज़ों का पता था कि गांव में दादी किस ओर जाती है, क्या चीज़ें लेने जाती है। और घूम फिर के दादी और मोती एक साथ वापस घर आ जाते। एक दिन क्या हुआ, दादी का पोता दादी के पास आया। राघव बोला, दादी, गांव के बहुत नज़दीक एक मेला लगा है, हम सब वहां पर चलें? दादी बोली, नहीं बेटा, अभी रामू घर पे नहीं है, जब वो आ जाएगा तब हम एक साथ चलेंगे। तो दादी का पोता राघव बोला, नहीं दादी, आप प्लीज़ हमें लेकर चलो ना, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। हो सकता है कल वो मेला ख़त्म हो जाए, फिर हम कब जाएंगे दादी, आप चलो ना, हम तीनों ही चलेंगे। दादी ने सोचा कि हो सकता है मेला समाप्त ना हो जाए, तो मुझे राघव को लेकर जाना चाहिए। दादी ने सोनम, राघव और मोती को साथ लिया और वो तीनों चल दिए मेले की ओर। वह मेला देखने लगे, घूमने लगे और बहुत सी चीजें खरीदने लगे। तभी एकाएक क्या हुआ, दादी को लगा कि शायद मोती मेरे साथ नहीं है। उन्होंने जाकर राघव को आवाज दी, राघव, देखो मोती कहाँ गया। राघव ने बोला, दादी कोई बात नहीं, वो सोनम के साथ होगा। दादी ने सोनम को आवाज दी, सोनम बेटा, देखो मोती शायद आपके साथ है। सोनम ने कहा, नहीं दादी, वो तो मेरे साथ काफी देर से नहीं है। दादी घबरा गई, उसे लगा कहीं मेले में मेरे मोती को किसी ने चुरा तो नहीं लिया। दादी अचानक इधर उधर देखने लगी। सोनम और राघव भी मोती को ढूंढने लगे, लोगों से पूछने लगे, क्या आपने हमारा कोई कुत्ता देखा है, हमारा सफेद रंग का मोती देखा है। सभी लोग चकित होकर उन्हें देखने लगे। नहीं तो, हमें तो नहीं मालूम। लेकिन वो लोग बहुत घबरा गए। दादी बहुत तेज रोने लगी, मोती कहाँ गया तू मोती, अभी तो मेरे पास ही था, अभी तो तू यहीं था, कहाँ चला गया मोती। दादी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मोती को कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं देखने लगी। उसे लगा शायद इधर होगा, फिर लगा शायद उधर होगा, लेकिन मोती का कहीं पता नहीं चला। तीनों थक हार के वापस बिना मोती के घर आ गए। घर आकर भी उन्हें कहीं चैन नहीं था, बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लगा शायद मोती अब घर आ जाए, शायद मोती अब घर आ जाए, लेकिन मोती का कोई अता पता नहीं था। दादी ने भी खाना पीना छोड़ दिया, बिना मोती के चैन कहाँ पड़ेगा दादी को। राघव भी ना खाता था ना पढ़ता था, सिर्फ अपने मोती को ही ढूंढता रहता था। वैसे ही सोनम भी, दादी कुछ मोती का पता चला, बस यही पूछती रहती थी। दादी भी चुपचाप बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी और मोती के बारे में ही सोचती थी। उसके खाली बर्तनों को देख के दादी को बहुत रोना आता था। सोचती थी, इस समय मैं मोती को ये खिलाती थी। बस यही सोच के काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक, रात का समय था, दरवाजा अचानक खटखटाया। सब सो रहे थे, सब डर गए,
कि रात के समय कौन आ गया। कौन खटखटा रहा है दरवाजा इतनी तेज। तभी दादी ने कान लगाकर अचानक सुना, उन्हें मोती जैसी आवाज आई। दादी ने कहा, सुनो, ये तो मेरा मोती है, खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी। रामू ने बोला, दादी रुको तो सही, देखे कौन है। दादी ने कहा, नहीं रामू नहीं, ये मोती ही है। जब दरवाजा खोला तो देखा सामने मोती खड़ा था। दादी तो खुशी से पागल हो गई और भाग के मोती को गले से लगा लिया। सब बहुत खुश हो गए। अचानक मोती को देखकर पूरा परिवार खुशी के मारे नाचने लगा और खुश हो गया। सारा परिवार मोती को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह फिर वही रफ्तार, फिर वही दिनचर्या। दादी ने वैसे ही मोती को खाना डाला और रामू और बबीता अपने काम में लग गए और राघव और सोनम स्कूल की तरफ चल दिए और बहुत खुश कि जैसे आज हमारा मोती घर आ गया है, तो आज हम बहुत खुश हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। राघव और सोनम कई बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी एकाएक काफी दूर से बैलगाड़ी जैसी आवाज आई। उस बैलगाड़ी की आवाज सभी बच्चे सुन रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ, लगा जैसे बैलगाड़ी के बैल बिदक गए हों, कुछ हड़बड़ा रहे हों। अचानक बैल भागते हुए बच्चों की तरफ भागे। यह सब मोती देख रहा था। अचानक मोती अपनी जगह से उठा और भागा। जैसे उसे लगा ये बैल कहीं भागकर सोनम के ऊपर ना चढ़ जाए। तभी अचानक मोती ने सोनम को बहुत तेजी से धक्का मारा और सोनम दूर जाके कहीं गिर पड़ी और बैल उस मोती के ऊपर ही चढ़ गए और मोती बैलों के नीचे दब गया और मोती के पैरों में काफी चोट आ गई। अचानक सभी बच्चे चिल्लाने लगे और बच्चों की चिल्लाहट देखकर सभी परिवार बाहर आ गए और दादी भी जैसे भागते हुए घर से निकली। मोती, क्या हुआ तुझे? मोती, राघव, सोनम, क्या हो गया? दादी ने देखा मोती के पैरों में बहुत खून निकल रहा है, उसके पैर में बहुत चोट लगी है। दादी ने मोती को अपनी गोद में उठा लिया और बोली, हाय मेरे मोती को क्या हो गया? हाय मोती के पैर में चोट क्यों आ गई? तभी सोनम ने सारी घटना दादी को बताई और सभी गांव वाले भी इस घटना को सुन रहे थे। उन्होंने सुना और मोती की बहुत प्रशंसा की। उन्हें लगा आज मोती ने इस परिवार की रक्षा की है। सही मायने में मोती भी इस परिवार का एक सदस्य बन चुका है। अब मोती को चलने में बहुत तकलीफ होती थी। मोती एक जगह पड़ा रहता था और वहीं से उस परिवार को देखता और वहीं बैठ के ही खा लेता था। दादी भी मोती को वहीं पर ही कुछ ना कुछ दे आती थी और मोती घर के बाहर बैठकर उस परिवार की रक्षा करता और गांव के अंदर किसी को भी आने नहीं देता था। देखा बच्चों, जिस प्रकार मोती ने इस परिवार की रक्षा की, अगर हम भी किसी जानवर को इसी तरह दिल से चाहते हैं तो वह जानवर हमारी रक्षा करता है। हमें हमेशा जानवरों से प्यार करना चाहिए, उन्हें कभी दुत्कारना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए। तो अच्छी लगी ये कहानी बच्चों? तो इसी तरह बच्चों हम आपके लिए और नई कहानी लेके आएंगे। हो आप सब, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ईमानदार आइसक्रीम वाला। गांव के नजदीक एक आइसक्रीम वाला रहा करता था। रोज रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर स्कूल के पास जाकर आइसक्रीम को बेचा करता था, जिसका नाम रामू था। सभी बच्चे उसे रामू काका कहकर पुकारा करते थे और रामू काका भी रोज बच्चों के लिए रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर स्कूल के पास बेचा करते थे और इसी आइसक्रीम से उनके घर का गुजारा भी चलता था। बच्चे बहुत प्यार करते थे रामू काका को और रामू काका तो बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर बहुत खुश होते थे। चाहे बच्चों के पास पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन रामू काका उन्हें आइसक्रीम रोज खिलाया करते थे और बोलते, कोई बात नहीं बेटा, जब कल आपके पास पैसे होंगे तब मुझे दे देना। तो कई लोग
रामू काका को बोलते, क्या रामू काका, ऐसी कोई आइसक्रीम बेचा करता है? तुम बच्चों को फ्री में आइसक्रीम क्यों खिलाते हो? तो रामू काका बोलते, मुझे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने में बहुत मजा आता है। जब ये छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उन्हें आइसक्रीम खिलाकर। फिर वैसे ही रोज रामू काका बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर अपने घर की ओर चल देते थे। इसी तरह रामू काका की रोज की दिनचर्या थी। एक दिन रामू काका आइसक्रीम बेचकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो अचानक एक छोटा सा बच्चा उनके पीछे पीछे चल दिया। शायद रामू काका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा कि एक छोटा सा बच्चा उनके पीछे आ रहा है। रामू काका बस अपनी मस्ती में आइसक्रीम बेचते बेचते अपने घर चले गए और रोज की तरह खाना बनाकर बस खाकर सो गए। जैसे ही थोड़ी रात हुई, तभी उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह घर के बाहर आकर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है रोने की। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, तो वह घर के अंदर जाकर फिर से सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर से आने लगी। तो रामू काका अपने घर के बाहर निकलकर ढूंढने लगे कि ये बच्चा कहाँ रो रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा बैठकर रो रहा था। रामू काका उसके पास गए और बोले, अरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो और यहाँ पर कैसे आए तुम? इतनी रात को कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया? वह बच्चा रोते रोते रामू काका से बोला, काका, जब आप स्कूल से आइसक्रीम बेचकर आ रहे थे ना, तो मैं आपके पीछे पीछे ही आ गया था। रामू काका ने बोला, क्या नाम है तुम्हारा और तुम मेरे पीछे क्यों आए? वह बच्चा बोला, मेरा नाम श्याम है और मैं अपने घर से आज आपके पीछे पीछे ही आ गया। मुझे अपने घर नहीं जाना, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मुझे अपने घर जाना है। रामू काका, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। रामू काका हैरान हो गए कि यह बच्चा मेरे पीछे क्यों आया और अब अपने घर जाने की जिद कर रहा है। रामू काका उसे अपने घर के अंदर लेके आए और पूछने लगे कि क्यों मेरे पीछे आए तुम और तुम अब घर जाने की जिद क्यों कर रहे हो? तो बच्चा बोला कि रामू काका, मेरी माँ बाबूजी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं उनसे लड़के आपके पीछे पीछे आ गया। मुझे उनसे बात नहीं करनी थी, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। मुझे माँ के पास छोड़ाओ। मैं रात को माँ के पास ही सोता हूँ। मुझे माँ खाना खिलाती है अपने हाथों से। रामू काका ने उसे समझाया कि देखो बेटा, बहुत रात हो गई है और इस वक्त मैं आपको अपने घर नहीं छोड़ने जा सकता। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। जैसे तैसे रामू काका ने उस बच्चे को समझाया बुझाया और उसे सुला दिया। अब सुबह होते ही रामू काका उस बच्चे को लेकर स्कूल की तरफ रवाना हुए। जब रामू काका उसको स्कूल की तरफ ले जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने देखा कि स्कूल के पास उस बच्चे के माता पिता स्कूल में पहले से ही थे, जो श्याम के बारे में पूछताछ कर रहे थे और उसके दोस्तों से पूछ रहे थे कि तुमने हमारे बेटे को कहीं देखा था कल? किसके साथ गया वो? किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो नहीं जा रहा था? कहाँ था वो? कल किसके साथ था? कहीं कहाँ चला गया हमारा श्याम? अब रामू काका ने जैसे ही उसके माता पिता को उसके दोस्तों से बात करते हुए देखा, तो उन्होंने श्याम को बोला, देखो श्याम, तुम्हारे माता पिता कितने परेशान हो रहे हैं तुम्हारे बिना, देखा तुमने? तभी माँ ने रामू काका के साथ श्याम को देखा तो माँ भागते हुए श्याम के पास आई। श्याम, कहाँ चले गए थे तुम? तुम हमें बिना बताए कैसे चले गए? और तुम स्कूल से कहाँ चले गए थे बेटा? पिताजी ने भी श्याम को अपनी गोद में उठा लिया और रामू काका को गले लगाकर बोले, रामू काका, आज आपने हमारे बेटे की जान बचा ली। हमें तो मालूम ही नहीं था हमारा बच्चा कहाँ चला गया। रामू काका ने उन्हें आराम से समझाया, बोला, देखो क्या बात हो गई थी श्याम के साथ। तो उन्होंने समझाया कि श्याम किसी खिलौने के लिए जिद कर रहा था, इसी वजह से हमने उसको थोड़ा सा बस डांटा था, इसी वजह से वह आपके साथ हमें छोड़कर चला गया। तभी रामू काका ने एक दुकान पर जाकर श्याम को कुछ खिलौने लेके दिए और बोले, देखो श्याम, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के पीछे नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। तुमने यह गलत किया और माता पिता की हमेशा बात को मानना चाहिए। श्याम बोला,
ठीक है रामू काका, मैं हमेशा माता पिता की बात को मानूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। रामू काका ने कहा, मैं तुम्हें रोज आइसक्रीम खिलाऊंगा, लेकिन बस इस शर्त पे कि तुम अपने माता पिता की बात को मानोगे। देखा बच्चों, ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से ना तो बात करनी चाहिए और ना ही उसके पीछे या कहीं उसके साथ जाना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मटर का दाना। खेत के अंदर एक मटर की बेल थी। उस मटर में 5 दाने थे। पांचों बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने थे और आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे। उस मटर के 5 दानों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। शाम होते ही चंद्रमा का संगीत सुनकर सो जाते थे और सुबह सूर्य की रोशनी के साथ उनकी नींद खुलती थी। तो पांचों मटर के दाने आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे। बहुत दोस्ती भी थी उनमें और खेतों में आने वाले लोगों को देखकर बहुत खुश होते थे। उनका मन भी करता था कि हम भी इन लोगों की तरह बाहर की दुनिया देखें। उन्हें लगता था कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है और हम इस मटर के अंदर रहकर बोर हो जाते हैं। क्यों ना हम भी दुनिया देखें? अब उनमें से एक दिन सबसे छोटे मटर ने कहा, मेरा बहुत मन करता है कि मैं इन लोगों की तरह बाहर निकलूं। तो फिर दूसरे मटर ने कहा, हाँ मेरा भी मन करता है। लेकिन यह सोचकर थोड़ा सा डर गए और फिर बोले कि कहीं कोई हमें पकड़ ना ले और वापस हम ना आ पाए तो, और यही सोचकर चुप कर गए। लेकिन एक दिन पांचों ने कुछ सोचा और कहा, आज तो हम बाहर निकल कर देखेंगे कैसी दुनिया है ये, कैसे लोग बाहर काम करते हैं। हम भी कहीं बाहर निकल कर चले। अब सबसे छोटा मटर तो पहले से ही तैयार था। उसने बोला, हाँ हाँ चलते हैं, बाहर की दुनिया देखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो फिर पांचों ने यही योजना बनाकर एक एक करके बाहर छलांग लगा दी और बेल के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर आए। अब थोड़ा सा लुढ़कते हुए वह खेतों से बाहर आ गए। जब वह बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा, एक बच्चा सामने से खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। उस बच्चे ने जब उन मटर के दानों को देखा तो वह देखता ही रह गया। कितनी सुंदर गोल गोल दाने हैं, इनको तो मैं गुलेल में डालकर निशाना बनाऊंगा, बहुत दूर तक जाएगा मेरा निशाना। फिर उस बच्चे ने उस मटर के दानों को उठा लिया। बेचारे मटर के दाने तो डर से गए, कहीं ये बच्चा हमें कहीं पटक ना दे, कहीं मार ना दे, हाय हम क्यों आगे बाहर, पछताने लगे। लेकिन उस बच्चे ने उस पांचों मटर के दाने को एक एक करके गुलेल से उड़ा दिया। अब वो बेचारे दाने, कोई दाना कहीं कोई दाना कहीं, पता नहीं बहुत दूर निकल गया। अब उनमें से सबसे छोटा दाना एक दूर कहीं जाकर किसी घर की खिड़की पर जाके गिरा। अब वह मटर का दाना गिरते ही पहले थोड़ा सा संभला और अचानक देखा कि खिड़की के अंदर उसे कुछ दिखा। वह बहुत खुश हुआ कि मेरी तो जान बच गई और मैं तो बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ। उसने उस खिड़की के अंदर झांका तो क्या देखा, एक बहुत छोटी सी लड़की शायद बीमार थी और वह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई थी और उसे समझा रही थी कि बेटा देखो, तुम कुछ नहीं खाओगी तो कैसे ठीक होगी और कैसे बड़ी हो जाओगी, फिर तुम तो छोटी ही रह जाओगी। अब उसकी माँ उसको बहला फुसलाकर कुछ खाने के लिए कह रही थी। अब यह सब कुछ वह मटर का दाना देख रहा था और सब कुछ सुन भी रहा था। और फिर देखते देखते थोड़े ही समय बाद शाम हो गई। शाम होते ही वह मटर का दाना उस बच्ची को देखता रहा। अब रात होने पर जब चंद्रमा का संगीत बजा तो वह मटर का दाना चुलबुलाने लगा और मचलने लगा।
क्योंकि वह अपने मटर के बेल पर भी चंद्रमा का संगीत सुनते थे। उस बच्ची ने उस मटर के दाने की आवाज सुनी। उसे लगा खिड़की पर किसी के बोलने की आवाज आ रही है। वह अचानक उठकर खिड़की के पास गई और उसने क्या देखा? अरे, यह तो मटर का दाना है। यह कैसे बोल रहा है? उस मटर के दाने ने बोला, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? तो उस बच्ची ने बोला, हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ। तो मटर के दाने ने बोला, तो फिर तुम तो चंद्रमा का संगीत भी सुन सकती हो। उसने कहा, मुझे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा। मैं चंद्रमा का संगीत नहीं सुन पा रही। मुझे तो बस तुम्हारे से बातें करना ही सुनाई दे रहा है। उस मटर के दाने ने फिर उसको समझाया, देखो, हम रोज अपनी बेल पर इस चंद्रमा का संगीत सुनते हैं और दिन रात यह संगीत सुनकर हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब उस बच्ची ने कहा, बड़े कैसे बड़े होते हैं हम? उसने फिर समझाया कि जब हम कुछ खाते पीते हैं और दिन रात अच्छे से सोते हैं तो हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब उस बच्ची को उसकी बातें समझ में नहीं आई और वह जाकर बिस्तर पर सो गई। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसे याद आया कि रात को मैंने शायद किसी मटर के दाने से बातचीत की थी। अब वह दौड़कर खिड़की पर गई तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह फिर आकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके मन में वह बातें चल रही थी कि हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। फिर उसकी माँ जब उसके लिए खाने के लिए लेकर आई तो उस बच्ची ने अच्छे से खाया, क्योंकि उसे मटर की बातें सब याद थी। अगले दिन बहुत तेज आंधी आई। उस आंधी से कुछ मिट्टी उड़कर उस खिड़की पर आ गई और उस मटर के दाने को चारों ओर से घेर लिया। अब उस मिट्टी से दुबक कर मटर का दाना अंदर ही अंदर बैठा रहा। उसे लगा, अगर मैं यहाँ से कहीं बाहर निकला तो यह आंधी मुझे अपने साथ ही उड़ा कर ले जाएगी। और ओस और धूप लगने पर धीरे धीरे वह मटर का दाना बड़ा होकर अंकुरित हो गया। अब उस अंकुरित मटर के दाने में से एक पौधा निकला और वह पौधा बड़ा होकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उनकी खिड़की पर एक मटर का पौधा उगाया। उसकी माँ ने जब वह मटर का पौधा देखा तो बोला, अरे, हमारी खिड़की पर एक मटर का पौधा उगाया है। तभी वह बच्ची भागती हुई आई। उसने कहा, हाँ माँ, यह मटर का दाना मुझसे बातें कर रहा था और मुझे बता रहा था कि हम सब बच्चे खा पी कर बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। देखो माँ, यह मटर का दाना तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। तो क्या ऐसे मैं भी खा पी कर बड़ी हो जाऊंगी? तो माँ ने समझाया, हाँ बेटा, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम खूब खा पी कर जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब वह बच्ची को उस मटर की बातें समझ में आई। तो फिर उस दिन के बाद वह बच्ची रोज खाने लगी और बहुत जल्दी तंदुरुस्त भी हो गई। और उसकी माँ ने वह मटर के पौधे को उस बच्ची के खिड़की के बाहर ही रख दिया ताकि वह उसे बड़ा होते देखे। अब वह बच्ची बहुत खुश थी जब वह रोज उस पौधे को थोड़ा थोड़ा बड़ा होते देख रही थी। देखा बच्चों, जब हम बड़ों की बातों को माना करते हैं तो वह हमें सही दिशा में लेकर जाते हैं, और जब हम उनकी बातों को नहीं मानते तो हमारा नुकसान ही होता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम श्याम था। वह जंगल में जाकर रोज लकड़ी काट कर लाता था और उसी लकड़ी को बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। बहुत गरीब व्यक्ति था श्याम। रोज लकड़ी काटता और रोज बेचकर जितना पैसा उस लकड़ी से मिलता उसी से खाना पीना भी चलता था उसके घर का। अब उसकी रोज की दिनचर्या यही थी। एक दिन शाम लकड़ी काटने के लिए फिर से जंगल में गया और पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अब काफी देर हो चुकी थी उसे लकड़ी काटते हुए। तभी अचानक क्या हुआ, उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर पानी के अंदर गिर गई। बेचारा लकड़हारा एकदम हैरान परेशान हो गया।
ये क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। कुछ देर तो उसे समझ में नहीं आया कि मुझसे अचानक ये कैसे हो गया। बेचारा परेशान होने लगा और काफी सुबक सुबक कर रोने लगा। मेरा एक ही सहारा था, यह कुल्हाड़ी, वो भी मुझसे छूटकर पानी में गिर गई। अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? क्या बोलूंगा अपने बच्चों को और बीवी को घर जाकर क्या बताऊंगा कि आज मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी? यह सोच सोचकर बेचारा श्याम सुबक सुबक कर रोने लगा। तभी नदी के देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे मानव, कौन हो तुम? तुम क्यों रो रहे हो? इतने दुखी क्यों हो? श्याम ने अपनी आप बीती सारी व्यथा बताई। प्रभु, मेरा नाम श्याम है। मैं बहुत गरीब लकड़हारा हूँ और इसी पास ही गांव में रहता हूँ। मैं यही लकड़ी काट कर बेचता हूँ और फिर जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपने घर का गुजारा चलाता हूँ और वही कुल्हाड़ी मेरी पानी में गिर गई है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तभी नदी के देवता बोले, कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर वह नदी के देवता पानी में डुबकी लगाकर अंदर चले गए और थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद वह बाहर आए और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उन्होंने वह कुल्हाड़ी श्याम के हाथ में रख दी। लो श्याम, तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई है, अब तो तुम खुश हो ना? लेकिन श्याम ने देखा यह कुल्हाड़ी तो सोने की है। वह उस कुल्हाड़ी को देखने लगा और बोला, नहीं प्रभु, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। अच्छा रुको, मैं दोबारा से अंदर देखकर आता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। अब वे दोबारा से पानी के अंदर गए और कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वह फिर से बाहर आए और उनके हाथ में एक फिर से कोई कुल्हाड़ी थी और उन्होंने वह कुल्हाड़ी श्याम के हाथों में दी और बोले, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी, ले लो श्याम। अब श्याम ने जैसी ही वह कुल्हाड़ी देखी तो वह बोला, नहीं प्रभु, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है प्रभु। यह सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए। रुको, मैं दोबारा से नदी में जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। अब नदी के देवता ने फिर से डुबकी लगाई और पानी में उतर गए। अब की बार उनके हाथ में लकड़हारे की वही कुल्हाड़ी थी और जैसे ही श्याम ने वह कुल्हाड़ी देखी वह खुशी से झूम उठा। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब मैं फिर से लकड़ी काटूंगा और उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे लाऊंगा और हमारे घर का गुजारा फिर से चलेगा। वह बहुत खुश हो गया। अब जैसे ही नदी के देवता ने उस गरीब श्याम को खुश होते देखा तो उन्होंने कहा, श्याम थोड़ा रुको। उन्होंने फिर से नदी में डुबकी लगाकर वह चांदी की और सोने की कुल्हाड़ी लाकर श्याम के हाथ में रख दी और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ईमानदार लकड़हारे हो, यह कुल्हाड़ी भी तुम मेरी तरफ से उपहार में रख लो। अब श्याम बहुत खुश हुआ और वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। जैसे ही वह अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिले। उन्होंने कहा, अरे श्याम, ये इतनी सारी कुल्हाड़ी लेकर कहाँ से आ रहे हो? अब श्याम ने उन सबको अपनी आपबीती बताया, नदी के देवता ने मुझे यह उपहार में दी है। उसने सारी कहानी उन सब दोस्तों को बताई। अब उन दोस्तों में से एक दोस्त बहुत चालाक था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। अगले ही दिन वह भी सुबह उठा और एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने निकल गया। वह भी शाम की तरह ही पेड़ पर चढ़ा और लकड़ी काटने लगा और जानबूझकर पेड़ पर से अपनी कुल्हाड़ी नीचे गिरा दी। तो बस जैसे ही पानी में कुल्हाड़ी गिरी, वह बहुत तेज तेज रोने लगा। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अब मैं घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? हे भगवान, कुछ करो, मेरी कुल्हाड़ी बाहर ला दो। अब फिर उसी तरह और नदी के देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो?
अब उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई है। अब मैं घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ कीजिए ना। अब नदी के देवता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। उन्होंने पानी में फिर से डुबकी लगाई और उसके लिए एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने सोने की कुल्हाड़ी देखी तो वह तो पहले से ही प्रतीक्षा में था। उसने उस सोने की कुल्हाड़ी देखकर कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही गिर गई थी पानी में, मुझे यही चाहिए। जैसे ही नदी के देवता ने उस लालची लकड़हारे को देखा तो वह समझ गए कि इसके मन में कुछ लालच है और वह बाहर आकर बोले, तुम लालची हो, तुम्हारे मन में लालच है, तुम ईमानदार नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। यह कहकर नदी के देवता अदृश्य हो गए और वह लकड़हारा अपना सा मुंह लेकर वापस घर आ गया। देखा बच्चों, इसे कहते हैं लालच, क्योंकि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी किसी चीज का लालच कभी नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है लालची आइसक्रीम वाला। गांव के नज़दीक एक छोटा सा शहर था, जिस शहर में एक रमेश नाम का आइसक्रीम वाला रहता था। अपने पिता की तरह बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाया करता था, जैसे कि उसके पिता ने उसको सिखाया था। काफ़ी पसंद करते थे बच्चे उसकी आइसक्रीम। रोज रमेश के आने का इंतज़ार करते और उसके आते ही उसकी रेड़ी के पास खूब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते और आइसक्रीम खाने आते। रोज की तरह रमेश आज भी रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर निकल पड़ा गांव की ओर और फिर बच्चों को पुकार पुकार कर आइसक्रीम बेचने लगा। ले लो बच्चों, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, बहुत स्वाद, अच्छी लगेगी तुम्हें। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, ले लो आइसक्रीम। बच्चे सुनकर रमेश की आवाज़ को घर से तुरंत भाग उठते और सारी आइसक्रीम देखते ही देखते खत्म हो जाती। अब रमेश रोज यही काम करता था, आइसक्रीम लाता, बेचता और अपने घर की ओर निकल जाता। उसी गांव में एक रोहित नाम का बच्चा रहता था। उसकी मम्मी उसे आइसक्रीम नहीं लेने देती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब सी थी। उसका भी मन करता कि मैं इस आइसक्रीम को लेकर खाऊं, बहुत मन होता इस रंग बिरंगी आइसक्रीम को, कैसे खाते हैं बच्चे, मैं भी इसका स्वाद चखूं। फिर एक दिन उस बच्चे का बहुत मन हुआ कि वह आइसक्रीम खाए। जैसे ही आइसक्रीम वाला गांव के अंदर आया और वही गीत गाकर बच्चों को बुलाने लगा, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, जल्दी से आ जाओ, सारी आइसक्रीम खा जाओ, आ जाओ बच्चों। जैसे ही बच्चे ने आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, वह बच्चा झट से बाहर आ गया और घर के बाहर खड़ा होके देखने लगा कैसे सभी बच्चे आइसक्रीम की रेड़ी पर उस आइसक्रीम वाले से सभी आइसक्रीम ले रहे हैं। तभी उस बच्चे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी आइसक्रीम खाऊं, आज मेरा बहुत मन है आइसक्रीम खाने को। थोड़ी देर में वही बच्चा आइसक्रीम वाले के पास आया और बोला, भैया ये आइसक्रीम मुझे भी दे दो, इसके बदले में मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये मेरी माँ की एक चेन रख लो, इसके बदले में मुझे एक आइसक्रीम दे दो। रमेश बोला, अरे बेटा ये क्या, आप तो अपनी मम्मी की चेन उठा कर ले आए, आपको नहीं मालूम ये सोने की चेन है, ये बहुत महंगी होती है, इसके बदले में आइसक्रीम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ अभी और अपनी मम्मी से पूछ के आओ, मैं तभी आइसक्रीम दूंगा। बच्चा जिद करने लगा। रोहित बोला, भैया प्लीज़ मुझे आइसक्रीम दे दो ना, मेरा बहुत मन है खाने का, आप रख लो इसको, इस चेन को आप रख लो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, आप इस चेन को भी रख लो। रमेश ने काफ़ी समझाया
मगर रोहित को कुछ समझ नहीं आया। वह नहीं समझ रहा था इस बात को। फिर रमेश ने उसे एक आइसक्रीम पकड़ाई और बोला, ये चेन जाकर अपनी मम्मी को वापस कर देना, और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तब मुझे इस आइसक्रीम के पैसे दे देना। ये कहकर रमेश फिर वैसे ही बच्चों को गीत गाता पुकारता हुआ निकल गया। अब रोहित स्वाद से आइसक्रीम खाने लगा। जैसे ही आइसक्रीम खा रहा था तभी दूसरे आइसक्रीम वाले की आवाज आने लगी कि लगता है गली में कोई फिर से आइसक्रीम वाला आ रहा है। आ जाओ बच्चों, आइसक्रीम ले लो, देखो ठंडी ठंडी आइसक्रीम, खा लो बच्चों, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, आइसक्रीम खाओ। रोहित ने जैसे ही ये आवाज सुनी उसके मन में एक तरकीब आई, अगर उसी आइसक्रीम वाले की तरह मैं इस आइसक्रीम वाले को भी चेन दूंगा तो शायद वो मुझे फिर से एक आइसक्रीम दे और मेरी चेन फिर मुझे वापस लौटा दे। तो ऐसे तो मैं चेन भी मेरी वापस आ जाएगी और मुझे आइसक्रीम भी मिल जाएगी। ये सोचकर रोहित उसकी ओर बढ़ा और आइसक्रीम वाले के पास जाकर बोला, भैया मुझे भी आइसक्रीम दे दो, इसके बदले में ये चेन रख लो। आइसक्रीम वाला पहले तो ध्यान से देखने लगा, ये क्या, अच्छा आइसक्रीम के बदले चेन। ठीक है बेटा, एक नहीं 2 आइसक्रीम लो, लो मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम लो, खाओ खाओ। रोहित खुश हो गया। जैसे ही 2 आइसक्रीम देखी भूल गया वो चेन को कि मेरी माँ की चेन मैं आइसक्रीम वाले को दे रहा हूँ। उस आइसक्रीम वाले ने चेन को झपट कर पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया और तुरंत उस गली से निकल गया। उसे लगा कहीं ये बच्चा वापस ना आ जाए मुझसे चेन मांगने के लिए, और निकल गया उस गली से। अब रोहित उस दोनों आइसक्रीम को आराम से स्वाद लेता हुआ खाता हुआ मजे से अपने घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा देखा अम्मा बहुत उदास है। क्या हुआ? इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। माँ ने रोहित से बोला, बेटा रोहित आ गए तुम? अच्छा ये बताओ तुमने मेरी चेन देखी है? पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रही। बेटा तुमने कहीं देखी है? अब रोहित सोचने लगा, अगर मैंने माँ को उस चेन के बारे में बताया कि वो चेन तो मैं आइसक्रीम वाले को दे चुका हूँ तो माँ मुझे शायद मारेगी। ये ठीक नहीं रहेगा, मैं माँ को बताता ही नहीं हूँ। तभी रोहित बोला, माँ कौन सी चेन? नहीं, मैंने तो कोई चेन नहीं देखी, मुझे नहीं मालूम माँ चेन का। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, मैं खुद ढूंढ लूँगी। रोहित अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे लगा मैंने कुछ गलत किया है। जब बाहर आकर फिर माँ को देखा तो माँ बहुत बेचैन थी और एक जगह बैठकर कुछ सोच रही थी। रोहित को लगा आज मैंने कुछ गलत किया है। वह माँ के पास आया और बोला, माँ आपसे एक बात बोलूं? आप गुस्सा तो नहीं करोगी? आज मैंने आपसे बहुत झूठ बोला। माँ बोली, कैसा झूठ बेटा? मैं क्यों मारूंगी तुम्हें? अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं कभी नहीं मारूंगी। तुम मुझे बताओ क्या बात है, किस वजह से तुम परेशान हो? रोहित बोला, माँ आज मैंने आपसे एक झूठ बोला। आपकी जो चेन खो गई है ना माँ, वो मैंने ही ली थी। मैंने उसके बदले में आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले ली। माँ बोली, रोहित ये क्या किया तुमने? चेन के बदले आइसक्रीम? हाँ माँ, आप मुझे आइसक्रीम के पैसे नहीं दे रही थी ना, तो मुझे चेन के बदले में आइसक्रीम लेनी पड़ी। मैंने चेन उस आइसक्रीम वाले को दे दी और उसके बदले में उसने मुझे 2 आइसक्रीम दी। माँ परेशान हो गई। बेटा गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करते। बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ना ही मुझसे कुछ पूछा। आप मुझे बोलते, मैं तुम्हें आइसक्रीम के पैसे दे देती। माँ गलती हो गई, अब कैसे करोगे माँ? माँ अब कैसे करोगी? माँ ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम उस आइसक्रीम वाले को पहचानते हो? रोहित बोला, हाँ माँ मैं उसे पहचानता हूँ, वो शाम को हमारी गली में आता है माँ। ठीक है,
जब वो शाम को आए तो तुम मुझे बताना। ठीक है माँ। अब रोज की तरह रोहित उस दिन खेल रहा था। तभी अचानक फिर से गली में एक आइसक्रीम वाला आया। ले लो बच्चों, मीठी मीठी आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आ जाओ। माँ ने जैसे ही आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ तुरंत गई और बोली, भैया सुनो ज़रा, कल मेरे बेटे ने तुमसे ही आइसक्रीम ली थी ना, उसने तुम्हें एक चेन दी थी। अब वो आइसक्रीम वाला तो रमेश था, लेकिन रमेश तो बहुत ईमानदार था, उसने तो उसकी चेन नहीं ली थी। रमेश बोला, नहीं नहीं मेम साहब, मैंने आपके बेटे की चेन नहीं ली, बल्कि मैंने उसे समझाया था कि माँ की चेन को ऐसे बाहर नहीं लेके आते और इसके बदले में मैं तुम्हें आइसक्रीम भी नहीं दूंगा। लेकिन मेम साहब, जब वो बच्चा जिद करने लगा तब मैंने उसको आइसक्रीम फ्री में दी थी और बोला था जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे लौटा देना, लेकिन ये चेन जाकर अपनी माँ को ही देना। अब माँ चुपचाप हो गई कि ये क्या कह रहा है। तभी माँ ने रोहित को आवाज़ लगाई, रोहित, क्या यही आइसक्रीम वाला था वह? तो रोहित बोला, नहीं माँ, वो आइसक्रीम वाला तो दूसरा था। तभी गली से दूसरा वाला आइसक्रीम वाला निकला। वो आइसक्रीम वाला सोच रहा था, कल इस गली में गया था तो एक चेन मिली थी, हो सकता है वही बच्चा दोबारा कोई चेन लेके आ जाए या कोई दूसरा बच्चा कुछ और लेके आ जाए। वहीं जाता हूँ, देखो आज क्या मिलता है। फिर आ गया उस गली में और बोला, ले लो बच्चों ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आओ, रंग बिरंगी आइसक्रीम, खा लो बेटा। माँ ने जैसे ही उस आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ ने तुरंत उसे आवाज़ लगाई, ओ आइसक्रीम वाले भैया, इधर आओ जरा। अब रमेश भी वहीं खड़ा था और माँ भी और रोहित भी। माँ ने रोहित से पूछा, क्या बेटा यही आइसक्रीम वाला था वो? तो रोहित ने बोला, हाँ माँ यही था। अब माँ ने गुस्से से उस आइसक्रीम वाले को बोला, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तुम एक बच्चे से एक चेन लेकर उसके बदले में आइसक्रीम दे रहे हो? ये सिखाते हो सब बच्चों को? अब आइसक्रीम वाला डर गया। माँ ने गुस्से से बोला, मैं गली में सब लोगों को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि ये लालची आइसक्रीम वाला है, मेरे बच्चे से चेन के बदले में आइसक्रीम देकर गया। वह आइसक्रीम वाला डर गया, बोला, नहीं नहीं मेम साहब, आप किसी को मत बुलाइए, ये लीजिए अपनी चेन, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आप किसी को मत बोलिए कुछ भी, ये लीजिए अपनी चेन और मैं चला जाता हूँ। और फिर उस आइसक्रीम वाले ने वो चेन लौटा दी। देखा बच्चों, रोहित ने आज कितनी बड़ी गलती की थी, अपनी माँ की इतनी कीमती चेन को उस आइसक्रीम वाले को दे दिया। लेकिन रमेश जैसे आइसक्रीम वाले ने अपनी ईमानदारी दिखाई और उस दूसरे आइसक्रीम वाले ने अपनी लालच को दिखाया। देखो बच्चों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए।